सबसे पहले उसे बस एक गंध महसूस हुई, धुएं की और जली हुई मांस की। अपनी ही। युआन एलारा की दुनिया बस दर्द थी। जलती लकड़ियों की चटक, भीड़ के नारों की गूंज और उसके चारों तरफ उठती हुई आग। लेकिन उस भयानक गर्मी के बीच भी उसकी नजर एक जगह ठहर गई। भीड़ में एक चेहरा। लेडी लिन लियाना का चेहरा। सफेद, स्तब्ध, दुहक से भरा। वो ही एक थी जिसने एलारा के लिए बोला था, जिसने दया की बात की थी जब बाकी सब उसके खून के प्यासे थे। वो एक नर्म आवाज, वो दया की याद, वही आखिरी चीज थी जिसे एलारा ने थामा हुआ था जब दुनिया राख बन गई। फिर ठंडक। उसकी आंखें खुली। आग नहीं थी। सिरहाने कोई रस्सी नहीं, कोई जलन नहीं। बस एक खुरदुरा सूती कंबल और बांसों के बीच से आती हवा की सरसराहट। कमरे में सूखे जड़ी बूटियों की खुशबू थी, जिनकगो, हनीस्कल और क्रिसेंथेमम। वो अपने ही कमरे में थी, अपने छोटे हर्बलिस्ट की दुकान के ऊपर। वो झटके से उठ बैठी, सांस रुक सी गई। गर्दन पर हाथ गया, न कोई फंदा, न जले हुए निशान। आईने के सामने जाकर देखती है, वो खुद थी, पर जवान। चेहरे पर वो रेखाएं नहीं जो जेल ने बना दी थी। वही आंखें थी, मगर उनमें अब मौत की परछाई नहीं थी। वो 4 साल पहले थी। अपनी मौत से 4 साल पहले। यादें लहर की तरह टकराईं। राजमहल का बुलावा, बीमार युवराज, उसकी बेचैन कोशिशें किसी अज्ञात जहर का इलाज ढूंढने की। और फिर युवराज की आखिरी सांस। पहरेदारों का उसे पकड़ लेना, दुकान में मिला सबूत, विदेशी जहर का थैला, झूठा मुकदमा, झूठे गवाह, और आखिर में आग का ढेर। अब सब साफ था। जहर वही था जिसे वो अब पहचानती थी, एक जटिल फॉर्मूला जो सिर्फ साम्राज्य के चंद ऊंचे दर्जे के वैद्य जानते थे। उसे फंसाया गया था, सिर्फ युवराज को हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मिटाने के लिए, एक नीची जाति की मगर बहुत बुद्धिमान डॉक्टर जो अपनी जगह भूल गई थी। एक ठंडी, धारदार गुस्सा उसकी छाती में उतर गया। डर पिघल गया। ये दूसरा मौका नहीं था, ये हथियार था। उसे समय का एक खंजर मिला था, और वो उसे चलाने वाली थी। उसका मकसद अब साफ था, साजिश का पर्दाफाश करना, असली हत्यारों को बेनकाब करना, और उन सब की जिंदगी तबाह करना जिन्होंने उसकी जिंदगी ली थी। नीचे से हल्ला सुनाई दिया, घोड़ों की टापें, पहरेदारों की चीखें। एलारा खिड़की तक भागी। नीचे बाजार की गली में शाही सिपाही भीड़ हटाते जा रहे थे। बीच में एक पालकी थी, पर उसके पर्दे फटे हुए और एक नौकर के माथे से खून बह रहा था। पालकी का दरवाजा खुला, एक दरबारी लिपटा हुआ निकला। वैद्य, कोई वैद्य है यहाँ? उसने चिल्लाया। जनरल को चोट लगी है। एलारा का दिल धड़कना बंद सा हो गया। जनरल लोंग, उत्तरी बाग। वो जानती थी, अपनी पिछली जिंदगी में इसी वक्त वो मरा था, एक जहरीले तीर की वजह से, जिसे महल के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे। वो मौका था, और उसने सोचा भी नहीं, बस उठी, अपना चमड़े का थैला उठाया और दौड़ पड़ी। मैं वैद्य हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज शोर में भी साफ सुनाई दी। दरबारी ने उसे सिर से पैर तक देखा, होठों पर हिकारत का भाव। एक औरत, वो भी सड़क किनारे की जड़ी बूटी बेचने वाली? हमें असली डॉक्टर चाहिए, एलारा ने पलटकर कहा। आपके असली डॉक्टर अकादमी में हैं, आधे दिन की दूरी पर। तब तक तीर का जहर उसके दिल तक पहुंच जाएगा। उसके पास बस 1 घंटा है। अब रास्ते से हटिए। वो उसके जवाब देने से पहले ही आगे बढ़ गई। पालकी के अंदर जनरल लोंग पड़ा था, सांस धीमी, चेहरा धूसर। उसके कंधे में कालाफिंग का तीर धंसा हुआ था, घाव के चारों ओर की चमड़ी काली पड़ चुकी थी। तुम ये क्या कर रही हो? दरबारी ने चीखा। एलारा की आवाज नीची थी, पर ऐसी कि सब सुने। उसकी जान बचाने की कोशिश, जो तुम नहीं कर रहे। वो काम में लग गई, तेज, सटीक, एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ। उसने तीर को जांचा। यह साधारण जहर नहीं है, उसने बुदबुदाया, भेड़िए के विष में सांप का जहर और सड़े मांस का लेप। ये किसी डाकू का काम नहीं, ये किसी ने जानबूझकर मारा है।
उसने जड़ी बूटियों से मरहम बनाया, गोल्डन थ्रेड और डेविल्स क्लॉ का। घाव को चीरकर उसमें वो दबाया। काले, बदबूदार खून की धार निकली। भीड़ चुप थी, बस उसके हाथों की आवाज। जब तक उसने पट्टी बांधी, कोई हिला भी नहीं। तभी एक ठंडी आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? हटो सब। इंपीरियल मेडिकल अकादमी का नीले वस्त्र वाला चिकित्सक अंदर आया। फिजिशियन चू, वही जिसने उसके मुकदमे में उसके खिलाफ गवाही दी थी। तुम, उसने दहाड़ा। युआन एलारा, तुम फिर से अपनी गंदी चालों में लगी हो। अगर जनरल मर गया तो जिम्मेदार तुम होगी। एलारा ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो नहीं मरेगा। जहर निकल गया है। उसे आराम और मेरे बनाए टॉनिक की जरूरत है। झूठ, चू चिल्लाया। लेकिन तभी जनरल ने कराह भरी। उसकी सांस गहरी हुई, चेहरा थोड़ा गुलाबी। पूरा माहौल जैसे ठहर गया। एलारा ने धीरे से कहा, मेरे तरीके ने जान बचाई है। अब तुम सब हट जाओ। दरबारी ने सिर हिलाया, कहने को कुछ नहीं था। वो जनरल के साथ जाने लगी। उसकी आंखों में ठंडी, तयशुदा आंख थी। पहला कदम उठ चुका था। वो अब खेल के भीतर आ चुकी थी। राख से फीनिक्स फिर उठी थी, और अब वो सब कुछ जलाने को तैयार थी। शेन मैनर कोई साधारण हवेली नहीं थी। वो एक बयान था, ताकत का, वंश का, डर का। राजधानी के बाहरी हिस्से में पहाड़ियों की गोद में बसा, लाल खंभों और झुके हुए छतों वाला ये महल ऐसा लगता था जैसे हवा भी यहाँ बिना इजाजत के नहीं बहती। जैसे ही एलारा ने उस विशाल फाटक को पार किया, पत्थर के सिंहों की निगाहें उसके ऊपर पड़ी। भीतर हवा अलग थी, लकड़ी की चिकनी खुशबू, धूप की मिठास और एक ऐसी खामोशी जो किसी किताब में नहीं मिलती। वो यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई थी। वो थी एक जरूरत, एक दाग जो अभी मिटाया नहीं गया था। शुरुआत से ही साफ कर दिया गया। उसे मुख्य भवन में बुलाया गया। वो कमरा बड़ा था, ठंडा, और हर चीज अपनी जगह पर। सिरहाने, काले लकड़ी के आसन पर बैठी थी मैडम शेन बीट्रिस। उम्र उसकी सुंदरता को नहीं मिटा सकी थी, बस उसे पत्थर की तरह बना दिया था। बाल कसकर बंधे हुए, एक सफेद जेड़ की पिन से जड़े। उसके रेशमी वस्त्र गहरे रंग के, उन पर महीन कढ़ाई में उड़ते सारस। वो बोलने में देर करती रही, बस उसे देखती रही, जैसे कोई सर्जन अपने उपकरण को परख रहा हो। आखिर उसने कहा, तो तुम वही हो जिसने इतना तमाशा किया। वो औरत जो खुद को अकादमी के उस्तादों से ज्यादा जानने वाली समझती है। एलारा ने सिर झुकाया, न ज्यादा झुका, न बहुत कम। मैंने बस वही किया जो मुझे आता था, मैडम शेन। जान बचाना। मैडम शेन ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो किसी चेतावनी से ज्यादा ठंडी होती है। तुमने नाटकीय तरीके अपनाए। औरत में ऐसा साहस अक्सर बर्बादी लाता है। उसने कुर्सी की बाह पर उंगलियां थपथपाईं। मेरे बेटे ने, जो अकादमी का प्रमुख है, तुम्हें यहाँ अस्थायी काम दिया है, मेरे विरोध के बावजूद। इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम्हें स्वीकार किया गया है। तुम बस एक नौकर हो, दवाई बनाओ, हिसाब रखो, और रास्ते से दूर रहो। एलारा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। अंदर ही अंदर उसने वो शब्द दोहराए जो मैडम शेन ने नहीं कहे, अपनी औकात में रहो। मैं समझ गई, मैडम शेन। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें वादा छिपा था। उसे घर के नौकरों वाले हिस्से में एक कमरा दिया गया, साफ, छोटा, पर खामोश। खिड़की थी, एक छोटी मेज, और दरवाजे पर ताला। वो मुस्कराई। उसके लिए यही काफी था। यहीं से उसकी असली तलाश शुरू होगी। कुछ दिन बाद उसे वो मिली, जिसके लिए वो यहाँ आई थी, लेडी लिन लियाना। बाग के एक शांत कोने में, जहाँ पियोनी के फूल झुके हुए थे और मछलियां तालाब में सुस्त तैर रही थी, वो बैठी थी। एक पत्थर की बेंच पर, भारी चादर में लिपटी, जबकि मौसम में ठंड नहीं थी। चेहरा सुंदर, पर फीका। आंखों के नीचे काले घेरे। उसकी सांस उथली थी, जैसे हर शब्द मेहनत मांगता हो। एलारा ने धीरे से झुककर अभिवादन किया। लेडी लिन। लियाना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मूर्खता नहीं, गहरी समझ, और थक चुकी उम्मीद। तुम नई वैद्य हो, उसने धीरे से कहा। सुना है, तुमने जनरल की जान बचाई। किस्मत साथ थी।
एलारा ने कहा और बिना औपचारिकता के बेंच पर बैठ गई। उसने उसके चेहरे, उंगलियों के कंपन, सांसों की लय को परखा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप स्वस्थ नहीं लगती। लियाना के होठों पर हल्की, उदास मुस्कान आई। एक पुरानी ठंड है। वैद्य कहते हैं मेरा शरीर नाजुक है। एलारा की उंगलियां उसके हाथ पर टिक गईं। क्या मैं नाड़ी देख सकती हूँ? लियाना ने कुछ पल झिझक कर हाथ आगे बढ़ाया। एलारा ने आंखें बंद की और ध्यान से उसकी नाड़ी को महसूस किया। धड़कन असामान्य थी, बहुत सूक्ष्म, लेकिन गलत, जैसे किसी ढोल की चमड़ी में दरार हो। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये जहर था। धीमा, छिपा हुआ, महीनों तक असर करने वाला जहर। उसने धीरे से कहा, आपको जहर दिया जा रहा है। लियाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजर पास खड़ी दासी पर गई, जो अचानक आसमान देखने लगी। ऐसी बातें मत कहो, लियाना फुसफुसाई। ये बस बीमारी है। ये फॉक्सग्लोव बेन है, एलारा ने कहा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाती है। इससे दिल कमजोर होता है, सांस फूलती है, चेहरा पीला पड़ता है। जो वैद्य हैं, उन्हें लगेगा आप बस कमजोर हैं, पर ये धीरे धीरे जान लेता है। लियाना की आंखों में डर के साथ समझ झलकने लगी। कौन ऐसा क्यों करेगा? एलारा ने बिना झिझक पूछा। आपके मरने से किसे फायदा होगा? कौन आपकी जगह या संपत्ति लेगा? लियाना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी चाची, लेडी वांग डेफनी। वो हमेशा मेरे लिए टॉनिक लाती हैं, अपने हाथों से। एलारा ने होंठ भींच लिए। यही तरीका था। अभी से वो टॉनिक लेना बंद कर दीजिए, उसने कहा। मैं मना नहीं कर सकती, लियाना ने धीमे से कहा। वो नाराज हो जाएंगी। उनका गुस्सा खतरनाक है, और पिताजी उन्हीं पर भरोसा करते हैं। एलारा कुछ देर सोचती रही। तो हम चाल चलेंगे। टॉनिक लेते रहिए, पर पीजिए मत। मैं आपको एक चाय बनाऊंगी, हॉथॉर्न, जिनसेंग और एस्ट्राग्लस की। वो जहर को काट देगी और आपका दिल मजबूत रखेगी। दिन में 2 बार, गुप्त रूप से पीजिएगा। लियाना की आंखों में पहली बार एक हल्की उम्मीद जगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने पूछा। आपको भी खतरा है। एलारा ने उसकी तरफ देखा, चेहरा शांत पर भीतर की आग साफ झलकती थी। क्योंकि किसी ने एक बार मेरे लिए आवाज उठाई थी जब पूरी दुनिया खामोश थी। और क्योंकि मुझे जहर देने वालों से नफरत है। लियाना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें निश्चय था। उस रात एलारा अपने कमरे में बैठी, औषधियां पीस रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा सख्त था। हर जड़ी, हर दाना एक योजना थी। लियाना पहला धागा थी। अब वो उस धागे को खींचेगी और पूरा जाल खुल जाएगा। इंपीरियल मेडिकल अकादमी, जहां ज्ञान का दावा करने वाले लोग अहंकार में डूबे रहते थे। एलारा ने जैसे ही उस विशाल हॉल में कदम रखा, हवा ही बदल गई। पुरानी चर्म पुस्तकों और सूखी जड़ी बूटियों की गंध, साथ में नीची फुसफुसाहटें। हर नजर, हर हंसी उसे याद दिलाती थी, वो यहाँ अपनी जगह से ऊपर थी। सैकड़ों युवा शिष्य, सब अमीर परिवारों से, और उनके बीच वो, एक अकेली औरत, एक हर्बलिस्ट, पिछले जन्म की अपराधी। गुरु वैन मंच पर बैठे थे, एकसार आवाज में बोलते हुए। 4 प्रकृतियां, 5 स्वाद, जड़ी बूटियों का संतुलन। एलारा के लिए ये सब सांस लेने जितना सहज था। उसका ध्यान पाठ में नहीं था, वो चेहरों को पढ़ रही थी। हर छात्र एक याद से जुड़ा था, किसी की आने वाली बीमारी, किसी की भविष्य की साजिश। फिर उसकी नजर पड़ी चू क्लोई पर, फिजिशियन चू की बेटी। वही आदमी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे अकुशल चुड़ैल कहकर अदालत में नीचा दिखाया था। लड़की अपने पिता की छाया थी, सजी संवरी, सटीक, और उसके चेहरे पर वो तंज जो सम्मान के नीचे छिपे जहर जैसा होता है। जब उनकी नजरें मिली, क्लोई ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो कहती है, मैं तुम्हें मिटा दूंगी। कक्षा खत्म होते ही गुरु वैन ने कहा, अब परीक्षा होगी। तुम्हारे सामने एक मरीज लाया जाएगा। एक स्थिरपालक जो कई सप्ताह से खांसी और खून वाली बलगम से पीड़ित है। एक धूपबत्ती के समय में निदान करो, उपचार लिखो। यही तुम्हारा मूल्य तय करेगा।
कमरा बेचैन हो उठा। कोई भी असफल होना नहीं चाहता था। मरीज अंदर लाया गया। एक जवान लड़का, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज, चेहरे पर पीलापन। विद्यार्थी बारी बारी से जांच करते गए, सबके चेहरे पर घबराहट या बनावटी आत्मविश्वास। जब एलारा की बारी आई, शोर थम गया। वो आगे बढ़ी, बिना किसी नाटक के। उसने उसकी त्वचा का रंग देखा, होठों की नीली झिलमिलाहट। फिर अपनी थैली से एक पतली बांस की नली निकाली, एक साधारण सुनने वाला यंत्र, जो उसने खुद बनाया था। छात्र फुसफुसाने लगे। ये क्या कर रही है? कानों से नहीं सुना जाता अब। एलारा ने उस नली से मरीज की पीठ पर सांसों की ध्वनि सुनी। सीटी जैसी आवाज नहीं, गहराई में कुछ हिलता हुआ, जैसे भीतर कोई जीव। उसका दिल थम गया। ये फेफड़ों में बसने वाला परजीवी है। क्राउलिंग कॉफ डॉट वो दुर्लभ बीमारी जो पुराने निषिद्ध ग्रंथों में लिखी थी। वही ग्रंथ जिससे सर्प का फुसफुसाहट जहर बना था। क्लोई पहले ही अपनी दवाई लिख चुकी थी और जोर से पढ़कर सुनाई, यह स्पष्ट मामला है, विंडहीट। मैं ऐप और एप्रिकॉट के बीच से उपचार लिखती हूँ। एलारा का मन ठंडा पड़ गया। एप, इससे मरीज की सांस और फूल जाएगी। ये इलाज नहीं, सजा है। उसने जल्दी से अपनी पर्ची लिखी। कद्दू के बीज का अर्क, किंगहाओं की जड़ और कुछ कड़वी जड़ी जो परजीवी को सुन्न करती है। समय खत्म हुआ। सभी ने अपनी पर्चियां जमा की। जैसे ही एलारा अपनी पर्ची मेज तक ले जा रही थी, क्लोई जानबूझकर उससे टकरा गई। कागज उड़ गया, जमीन पर गिरा। एलारा ने झुककर उठाया और तब उसे दिखा, कागज के किनारे पर महीन, चमकदार धूल। उसने उंगलियां सूंघी, मीठी, मादक गंध। मिराज फ्लावर का पराग। जब इस पर मोम लगाने के लिए मोमबत्ती की आंच लगेगी, धुआं उठेगा, ऐसा धुआं जो दिमाग को उलझा देगा। गुरु वैन को भ्रम होगा और उसकी दवाई पागल औरत के बकवास इलाज जैसी लगेगी। उसके भीतर आग जल उठी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो आगे बढ़ी, पर्ची रखी और कहा, गुरु वैन, कृपया ध्यान से देखिएगा। ये बीमारी साधारण नहीं। ये क्रॉलिंग कफ है, परजीवी फेफड़ों में घुस चुका है। आम दवाई से मौत तय है। गुरु वैन ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारे दावे अजीब हैं, एलारा। देख लेते हैं। वो पर्ची उठाने लगे और मोमबत्ती के ऊपर झुकाई। तभी एलारा बोली, एक क्षण रुकिए। मुझे संदेह है कि इस कागज पर मिराज फ्लावर का पराग है। आंच लगाते ही भ्रम होगा। कमरा सन्नाटे में डूब गया। क्लोई का चेहरा एक पल को पीला पड़ा। झूठ। वो खुद अपनी नाकामी छुपा रही है। एलारा ने कहा, आप खुद परख सकते हैं, गुरुजी। इस कागज को खुरचिए और जो धूल निकले उसे आग के पास रखिए, पर थोड़ा पीछे हट जाइए। गुरु वैन ने झिझकते हुए खुरचनी उठाई, कागज का एक टुकड़ा काटा, मोमबत्ती के पास लाया और हल्का गुलाबी धुआं उठा। वो धुआं बस छूने भर की देर में ही उसके सिर पर चढ़ गया। वो लड़खड़ाए, फिर खुद को संभाला, चेहरा गुस्से से भर गया। पूरा हॉल सन्न था। क्लोई कांप रही थी। तुमने परीक्षा कक्ष में जहर मिलाया? गुरु वैन गरजे। क्लोई चीखी, नहीं, उसने खुद किया होगा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। एलारा ने शांत स्वर में कहा, अब मेरी पर्ची देखिए, गुरुजी। वैन ने उसकी पर्ची पढ़ी। एक अजीब, जटिल नुस्खा, लेकिन सही। वो जानता था, वर्षों पहले एक मरीज इसी बीमारी से मरा था। और ये औरत पल भर में पहचान गई। उसी वक्त दरवाजा खुला। अंदर आए शेन कैल, अकादमी के प्रमुख। चेहरे पर सख्ती, चाल में ठंडा अधिकार। क्या हो रहा है यहाँ? वैन ने सब समझाया। कैसे एलारा ने साजिश उजागर की और बीमारी का सही इलाज बताया। कैल ने दोनों पर्चियां देखीं। फिर उसने क्लोई को देखा, फिर एलारा को। चुप क्लोई, उसने धीरे से कहा, तुम्हें अकादमी से निष्कासित किया जाता है। तुम्हारे पिता को सूचना भेजी जाएगी। वो उसकी तरफ मुड़ी, कांपती हुई, लेकिन उसने बस हाथ उठा दिया, अब जाओ। फिर उसने एलारा की तरफ देखा। तुम्हारे तरीके अस्थिर हैं। एलारा ने बिना झिझक कहा, सच अक्सर अस्थिर होता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ झलका, सम्मान नहीं, मगर दिलचस्पी। शायद
तुम्हारे पास एक अलग दृष्टि है। मेरे पास एक ग्रंथ है, बहुत पुराना, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। तुम आओगी मेरे अध्ययन कक्ष में। शायद तुम्हारा अस्थिर दिमाग काम आ सके। वो मुड़ गया। हॉल में अब सिर्फ फुसफुसाहट थी, डर और ईर्ष्या की। एलारा शांत खड़ी थी, जानती थी अब खेल का असली दरवाजा खुल गया है। शेन कैल का अध्ययन कक्ष वैसा ही था जैसा आदमी खुद था, संयमित, सख्त और अजीब तरह से ठंडा। दीवारें किताबों से भरी हुई थी, पुराने ग्रंथ, बांस की पट्टियां, सूखे स्याही के डिब्बे। हर चीज एक नियम से रखी गई थी, मानो गलती से भी कोई चीज अपनी जगह से हट जाए तो हवा तक रुक जाए। मेज के बीचों बीच काले रेशमी कपड़े पर एक चीज रखी थी, पुरानी फटी हुई बांस की तख्तियां, धूल और समय में सनी हुई। उन पर उकेरे गए अक्षर इतने पुराने थे कि लगता था खुद पत्थर भी उन्हें पढ़ते हुए थक जाए। कैल ने कहा, एक्सयूएनजी बेन सीएओ, रहस्यमय जड़ी बूटियों का ग्रंथ पश्चिमी रेगिस्तान के एक मकबरे से निकाला गया। मेरे विद्वानों ने इसका शायद एक तिहाई समझा है, बाकी किसी और युग की भाषा है। वो खिड़की की तरफ मुड़ा। बाहर बगीचे में हवा झूल रही थी। ये ग्रंथ दवाओं की बात करता है, पर लहजा युद्ध का है। ये चंगाई और विनाश में फर्क नहीं रखता। समझो तो जीवन, गलती करो तो मौत। एलारा का दिल बेकाबू धड़कने लगा। वो जानती थी ये वही ग्रंथ है जिसने उसकी पहली जिंदगी खत्म की थी। उसमें दर्ज था वही जहर जिससे युवराज मरा था और उसे झूठा ठहराया गया था। उसने खुद को संयत किया। आपको लगता है मैं इसे समझ सकती हूँ? कैल ने उसकी तरफ देखा, तीखी, पैनी निगाह। तुम चीजें वहां देखती हो जहां बाकी लोग सिर्फ काला सफेद देखते हैं। मुझे वही चाहिए। तुम इसे यहीं पढ़ोगी, मेरे सामने। कोई हिस्सा बाहर नहीं जाएगा, कोई बात बाहर नहीं निकलेगी। समझी? बिल्कुल। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला। दिन रात का फर्क मिट गया। एलारा शाम को अपने छोटे कमरे से आती और इन बांस की पट्टियों को पढ़ती, धारदार औजार की तरह। हर अक्षर में खतरा छिपा था। कैल अपने काम में डूबा रहता, पर उसकी हर हरकत पर नजर रखता। दोनों के बीच की चुप्पी एक तीसरा व्यक्ति बन गई थी, सांस लेता हुआ, बेचैन। एक शाम, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में, उसने वो हिस्सा ढूंढ लिया जिसकी तलाश थी। तख्ती पर नक्काशी थी, सर्प की फुसफुसाहट। उसके नीचे चिन्ह थे, नीला ऑर्किड, मरुस्थली बिच्छू और मोंक्सहूड। यही वही मिश्रण था जिसने युवराज की जान ली थी। लेकिन आगे जो लिखा था, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहीं जहर के ठीक नीचे एक प्रतिविष का जिक्र था, और उसके किनारे एक छोटा चिन्ह खुदा था, एक कछुआ, खुद में लिपटा हुआ, उसकी खोल पर 7 तारे। उसकी सांस रुक गई। ब्लैक टर्टल सोसाइटी। ये सिर्फ वैद्य नहीं थे, ये एक गुप्त संगठन था, शाही परिवार के भीतर, जो इस ग्रंथ को अपनी धार्मिक पुस्तक की तरह मानता था। उन्होंने युवराज की हत्या नहीं की थी, बल्कि अपने सिद्धांत का पालन किया था, ज्ञान को हथियार में बदलना। उस रात जब वो बगीचे में टहलने गई, लियाना उसके पास आई। अब उसकी त्वचा में थोड़ी गुलाबी आभा थी, सांसें गहरी। एलारा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ मिला है। एक प्रतीक। काला कछुआ। लियाना की आंखें चौड़ी हुईं। कछुआ? मैंने देखा है। मेरी चाची लेडी वांग डेफनी के बालों की पिन पर यही निशान है, चांदी की, कछुए के आकार की। मुझे अजीब लगा था। एलारा की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। साजिश अब नजरों के सामने थी। तुम्हारी चाची सिर्फ तुम्हें जहर नहीं दे रही थी, वो उसी संगठन का हिस्सा है जिसने युवराज को मारा। लियाना कांप गई। हम क्या करें? एलारा ने उसकी आंखों में देखा। जानकारी। हमें और जानना होगा। महल में जल्द ही ग्रैंड हंट होगा। सभी रईस वहां होंगे, तुम्हारी चाची भी। मुझे शक है वो वहीं कुछ करने वाली है। लियाना ने सिर हिलाया, भय के बावजूद दृढ़ता के साथ। मैं उसकी बातों पर ध्यान दूंगी, शायद कुछ सुना जाए। एलारा ने उसका हाथ दबाया। सावधान रहना। अब हम जो खेल खेल रहे हैं, उसमें मौत किसी भी चाल में छिपी हो सकती है। उसी पल बाग के रास्ते से कदमों की आवाज आई।
दोनों सीधी हो गई। शेन कैल वहां खड़ा था। चांदनी उसकी आंखों में पिघले इस्पात जैसी चमक ला रही थी। युआन एलारा, उसने कहा, एक शब्द। वो उसके पीछे चली गई। कैल का स्वर नीचा था। तुमने कुछ खोज लिया है। बताओ। एलारा ने फैसला किया। सच का थोड़ा हिस्सा देना, बाकी अपने पास रखना। ग्रंथ में सर्प की फुसफुसाहट नामक जहर है, साथ में प्रतिविष भी। ये साधारण जहर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हथियार है। कैल की आंखों में एक पल को भय की झलक थी, फिर ठंडी बुद्धिमानी। ऐसा ग्रंथ क्यों लिखा गया होगा? एलारा ने कहा, क्योंकि लेखक के लिए इलाज और हत्या एक ही कला थी। फर्क बस नियत का होता है। कैल ने धीरे से कहा, खतरनाक सोच। दुनिया भी तो खतरनाक है, उसने जवाब दिया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। उनके बीच की हवा में एक अजीब सी समझ थी। वो दोनों झूठ जानते थे, पर दोनों ने उसे बोलने से इनकार किया। अंत में उसने कहा, अपना काम जारी रखो और सावधान रहना। ऐसे ज्ञान के पीछे जो लोग आते हैं, वो सिर्फ किताबें नहीं जलाते। वो चला गया। एलारा अकेली रह गई, दिल में एक बात गूंजती हुई, ब्लैक टर्टल सोसाइटी जिंदा है। और अब वो जान जाएगी कि मैं भी हूं। कैल के अध्ययन में हवा अब हमेशा भारी रहती थी, स्याही और रहस्य की गंध मिली हुई। एलारा ऊपर से शांत दिखती थी, पर भीतर जैसे कोई तनी हुई डोरी थी। वो जानती थी कि ब्लैक टर्टल सोसाइटी अब उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुकी है। और जब ऐसे लोग किसी का नाम जानते हैं, तो उसके दिन गिने हुए होते हैं। लेकिन उसने डर को ताकत बना लिया था। वो पढ़ती रही, हर अक्षर को काट-छाँट कर सच्चाई निकालती रही। वो हर शाम लियाना से मिलती, जब हवेली के बाकी हिस्से नींद में डूब जाते। दोनों के बीच अब भरोसे की डोर थी, नाजुक पर मजबूत। एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, लियाना कांपते हुए आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज था। मैंने ये पाया, उसने फुसफुसाया। मेरी चाची की डेस्क में, एक खाते की किताब में छिपा हुआ। एलारा ने उसे खोला। कागज में सूची थी, शिपमेंट मैनिफेस्ट, रेशमी गट्ठर, शराब के घड़े, और फिर एक पंक्ति जिसने उसकी सांस रोक दी। शियुआन ऑर्किड्स 10 पेटियां, अर्क निकालने हेतु। ब्लू ऑर्किड, वही फूल जिससे सर्प के फुसफुसाहट झर को सक्रिय किया जाता था। एलारा ने फुसफुसाया, अब हमें जोड़ मिल गया। वही ऑर्किड, वही परिवार। लियाना की आंखों में डर के साथ उम्मीद चमकी। क्या इसका मतलब है हम उन्हें रोक सकते हैं? अभी नहीं, एलारा बोली। ये सबूत उन्हें जरूर जोड़ता है, पर इतना नहीं कि सम्राट को विश्वास दिलाया जा सके। हमें और चाहिए। हमें देखना होगा ये शिपमेंट कहाँ जाता है। उस रात एलारा ने निर्णय लिया, वो जाएगी। कैल को भी सच्चाई बतानी होगी, वरना वो अकेली ये लड़ाई नहीं जीत सकती। वो शाम को अध्ययन में पहुंची, जब कैल अकेला था। उसने मैनिफेस्ट उसके सामने रख दिया। ये देखिए, ब्लू ऑर्किड लेडी वांग डेफनी के नाम पर आयात हुआ है। कैल का चेहरा एक पल को जड़ हो गया, फिर सख्त हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता की मौत याद है मुझे। कहा गया था, ग्रीष्म रोग से मरे। पर दावत उसी परिवार के यहाँ थी। अब समझ में आता है, जहर वही था। एलारा को उसकी आंखों में पहली बार मानवता दिखी, दर्द, गुस्सा और एक ठंडी दृढ़ता। तो हम दोनों के अपने कारण हैं, उसने कहा। लेकिन यह सिर्फ प्रतिशोध का मामला नहीं, कैल। ये लोग साम्राज्य को भीतर से खा रहे हैं। कैल ने सिर हिलाया। और अब हमारे पास रास्ता है। हमें उस गोदाम तक पहुंचना होगा। एलारा ने गहरी सांस ली। आपके आदमी नहीं जा सकते। वे जाने पहचाने हैं। मैं जाऊंगी। कोई ध्यान नहीं देगा। वो भड़क उठा, तुम अकेली? ये आत्महत्या है। एलारा ने शांत स्वर में कहा, आप डॉक्टर हैं, कैल। कभी कभी जहर निकालने के लिए उसे छेड़ना पड़ता है। यही एक तरीका है। उनके बीच कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एलारा ने हल्की मुस्कान दी, थकी हुई, पर सच्ची। आप मुझे रोक नहीं सकते। उनकी बहस अधूरी रह गई। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई।
एक नौकर भागता हुआ अंदर आया, चेहरा डर से सफेद। हेडमास्टर, जल्दी आइए, लेडी लियाना, वो गिर पड़ी है। दोनों भागे। लियाना अपने कमरे के फर्श पर थी, शरीर अकड़ा हुआ, मुंह से झाग निकल रहा था। बगल में कप पलटा हुआ था। हवा में मीठी लेकिन तीखी गंध थी, फॉक्सग्लोव बेन, और उसके नीचे कुछ और, धातु जैसी जहरीली धातु की बू। एलारा ने कप उठाया, सूंघा और चिल्लाई, डोज बढ़ा दी गई है। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। दरवाजे पर डेफनी खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी घबराहट। मैंने तो बस वही टॉनिक दिया जो हमेशा देती हूँ। ये औरत झूठ बोल रही है। कैल की आवाज बिजली जैसी गिरी। चुप रहो। वो एलारा की तरफ मुड़ा। क्या तुम उसे बचा सकती हो? एलारा ने उसकी आंखों में देखा। अगर मुझे तुम्हारी तिजोरी का सामान मिले। सफेद आर्सेनिक और मरकरी सल्फाइड। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम पागल हो गई हो, कैल ने फुसफुसाया। वो दोनों जहर हैं। एलारा ने जवाब दिया, जहर का जहर से इलाज किया जाता है। अगर हमें दिल की धड़कन रोकनी है तो उसे झटका चाहिए, और यही तरीका है। वो पल सांस रोक देने वाला था। कैल ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, उसकी आंखों में अडिग यकीन था। फिर उसने सिर हिलाया। उसे जो चाहिए ले आओ। सब हक्के बक्के देखते रहे जब एलारा ने नाप तोलकर वो घातक तत्व मिलाए। थोड़ा, लेकिन सटीक। वो मिश्रण उसने लियाना के होठों पर लगाया, सिर को थामे रखा। तुम्हें अब दर्द होगा, पर लौट आओ, वो बुदबुदाई। कई पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर लियाना का शरीर झटका खा गया, एक तीखी चीख, फिर गहरी सांस। धीरे धीरे उसकी नब्ज संभलने लगी। कमरा सन्न रह गया। डेफनी की आंखें डर से फैल गईं। उसने समझ लिया, अब खेल खत्म है। कैल ने ठंडी आवाज में कहा, आंटी डेफनी, मेरा घर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। तुम अपने देहात वाले महल चली जाओगी, हमेशा के लिए। वो सिपाहियों के बीच घसीटी गई, रोती हुई, बड़बड़ाती हुई। एलारा फर्श पर बैठी रही, लियाना का माथा थामे, सांसें थमी हुई। कैल ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, कहने को कुछ नहीं था। फिर धीरे से बोला, वो गोदाम अब तुम्हारा रास्ता है। आज रात मैं पहरेदारों का ध्यान हटाऊंगा। एलारा ने सिर हिलाया। उस पल उनके बीच जो था, न सहयोग न शत्रुता, वो कुछ और बन गया था। एक बंधन, खून और आग से गढ़ा हुआ। रात उनकी इंतजार कर रही थी। रात घनी थी। हवा में नमी और कीचड़ की सड़ांध थी, जैसे शहर खुद सांस रोककर देख रहा हो कि कौन जिंदा लौटेगा। एलारा ने साधारण नौकरों के कपड़े पहने थे, काले, सादे, गंदगी से सने हुए। चेहरे पर राख मल ली थी ताकि रोशनी में भी पहचान न हो। कमर पर उसका छोटा चाकू, और थैली में कुछ औषधीय शीशियां, इलाज के लिए नहीं, अगर जरूरत पड़े तो बचाव के लिए। वो शेन मैनर से तब निकली जब कैल ने सुरक्षा चौकियों पर झगड़े का प्रबंध किया। वो जानता था किस गली में अफवाह फैलानी है, कहाँ पहरेदार भेजने हैं। एलारा को बस 1 घंटा मिला था। 1 घंटा, और एक जिंदगी का दाव। पश्चिमी नहर की गलियां सुनसान थी। पानी की गंध में सड़न थी। किनारों पर जले दीपक झपक रहे थे। गोदाम की दीवारें टेढ़ी थी, लकड़ी सड़ी हुई, जैसे उसे भी अपने रहस्यों का बोझ महसूस होता हो। भारी ताला लटक रहा था। एलारा ने अपनी थैली से शीशी निकाली, तीखी सिरके जैसी गंध उठी। वो उसका बनाया हुआ धातु गलाने वाला मिश्रण था, जड़ी बूटियों के साथ खट्टे खनिज का घोल। उसने ताले पर चुपचाप लगाया, और मिनट भर बाद एक हल्की चर्र की आवाज के साथ लोहे की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने पत्थर से हल्का झटका दिया, ताला टूट गया। दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा और बासी हवा। गोदाम विशाल था। दीवारों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, और फर्श पर धूल इतनी कि हर कदम आवाज करता। चांदनी टूटी खिड़कियों से अंदर आती थी, फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाती हुई। वो धीरे धीरे भीतर बढ़ी। कपड़ों के गट्ठर, शराब के घड़े, वही चीजें जो मैनिफेस्ट में लिखी थी। फिर पीछे कोने में सलीके से रखी लकड़ी की पेटियां देखीं। उन पर लिखा था एक्सियोन ओकिड्स डॉट। वो झुकी, खंजर से एक पेटी खोली। अंदर नीले फूलों की सूखी कलियां, जो मंद रोशनी में भी हल्का सा चमक रही थी।
ब्लू ऑर्किड्स। वही। वो उन्हें छूते हुए फुसफुसाई, अब सबूत मेरे पास है। लेकिन जैसे ही उठने लगी, उसका पैर किसी ढीली तख्ती से टकराया। हल्की कच की आवाज। वो झुकी, देखने लगी। एक पट्टी बाकी फर्श से छोटी थी। उसने खंजर से उसे उचका दिया। नीचे जो था, उसने उसकी रीढ़ जमा दी। अंधेरे में लकड़ी के बक्से थे, हथियारों से भरे हुए। तीर, धनुष, छोटे छोटे क्रॉसबो और एक थैला जिसमें मोटे काले दाने थे। उसने उंगलियों में लिया, सूंघा, गंध तीखी, सल्फर की। बारूद। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये जहर या तस्करी नहीं, उसने सोचा, ये बगावत है। ब्लैक टर्टल सोसाइटी कोई छिपा हुआ मजहबी गिरोह नहीं था। वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। राजकुमार की मौत सिर्फ चिंगारी थी, लक्ष्य था साम्राज्य को आग में झोंकना। वो एक तीर उठाने ही वाली थी, सबूत के तौर पर, तभी पीछे से लकड़ी चरमराई। वो झटके से घूमी। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, ऊंची, लिपटी हुई काली चादर में। चेहरा नकाब से ढका, आंखें सर्द और पहचान भरी। हाथ में पतली, सुई जैसी चमकती छुरी। तो अफवाहें सच थीं, उस आदमी ने धीमी, ठंडी आवाज में कहा। छोटी वैद्य सच में सांप के बिल में घुस आई। वो आगे बढ़ा। एलारा पीछे हटते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत का कारण, उसने कहा, और हमला किया। उसकी चाल इतनी तेज कि हवा भी चीख उठी। एलारा झुकी, चाकू उसके कान के पास से गुजरा। उसने फर्श से धूल उठाकर उसकी आंखों में फेंकी, लेकिन आदमी ने चेहरा घुमाया। बेकार, वो हंसा। मैंने भी अपने औषधि शास्त्र पढ़े हैं। वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, हाथ मरोड़ता है। दर्द बिजली की तरह दौड़ गया। उसकी आवाज उसके कान के पास थी, फुसफुसाती हुई। समाज तुम्हारा आभारी है, वैद्य। तुम्हारी मेहनत से हमें पता चला कि शेन कैल क्या जान चुका है। अब तुम अनावश्यक हो। एलारा की नजरें तेजी से कमरे में घूमी। वो बारूद के थैले देख चुकी थी, शराब के घड़े। अगर उसे रोक नहीं सकती, तो उसे रोकने वाली चीज जला सकती हूं। उसने एड़ी से उसके पैर पर वार किया, झटका लगा, उसकी पकड़ ढीली हुई। वो लुढ़ककर दूर गिरी और पास के शराब के घड़े को पकड़ा। दूर रहो, उसने चिल्लाकर कहा। वो हंसा। तुम शराब से मुझे डराओगी? नहीं, उसने धीरे से कहा, आग से। उसने घड़ा हवा में मारा, शराब की धार बारूद पर बिखर गई। फिर दीवार से लटकता दिया उठाया। शोला कापा। आदमी के चेहरे से नकाब हट गया, एक पागल मुस्कान। तुम ऐसा नहीं करोगी। एलारा की आंखें ठंडी थी। तुम मुझे नहीं जानते। उसने दिया फेंक दिया। धा। आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आग ने हवा को निगल लिया। लपटे शराब में भड़क उठीं, बारूद ने सुलगते ही शोर मचा दिया। गोदाम एक पल में धुएं से भर गया, सांस लेना मुश्किल। एलारा ने खिड़की की ओर भाग लगाई, कांच तोड़ा और खुद को बाहर फेंक दिया। वो गीली मिट्टी में गिरी, फेफड़ों में जलता धुआं। पीछे पूरा गोदाम आग का दरिया बन चुका था। वो उठी, लड़खड़ाती हुई दौड़ी। आंखों से पानी बह रहा था, बाल जलने की गंध साथ। उसकी मुट्ठी में कुछ था, वो एक तीर थी, जो उसने गिरते वक्त पकड़ ली थी। काला, ठंडा, जानलेवा सबूत। पीछे शोर गूंजा, पहरेदारों के सायरन, लोगों की चीखें और जलती लकड़ियों की कराह। वो नहीं रुकी। सिर्फ तब रुकी जब पैर जवाब देने लगे। एक अंधेरी गली में गिरकर उसने राहत की सांस ली। हमने सर्प को जला दिया, उसने फुसफुसाया, पर उसका सिर अभी जिंदा है। उस रात वो लौटी नहीं सोने, वो लौटी योजना बनाने। क्योंकि अब समाज जान चुका था कि युआन एलारा जिंदा है, और उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। सुबह शहर धुएं से भरा था। पश्चिमी घाटी की तरफ से उठता हुआ काला धुआं अब भी आसमान में फैला था, और हर नुक्कड़ पर लोग उसी की बातें कर रहे थे। गोदाम जल गया। बारूद था अंदर। राजद्रोही छिपे थे। एलारा जानती थी, अब शहर उसका नाम फुसफुसा रहा होगा। वो एक बार फिर वही बन गई थी जो कभी नहीं बनना चाहती थी, संदेह की वजह। वो भोर में शेन मैनर लौटी, कपड़े राख से सने हुए, बाल उलझे, हाथ कांपते हुए। दरवाजे पर ही पहरेदार तैनात थे।
कैल बाहर खड़ा था, नीले वस्त्रों में, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई। तुम जिंदा हो, उसने कहा, राहत और गुस्से के बीच फंसी आवाज में। एलारा ने सिर झुकाया। गोदाम खत्म हो गया। लेकिन मैंने देखा, हथियार, बारूद, सबूत। उसने जेब से वो तीर निकाला। कैल ने उसे पकड़ा, देखा, फिर धीरे से कहा, राजघराने की निशानी वाला तीर। यह यह सिर्फ विद्रोह नहीं है, एलारा। यह दरबार के अंदर से शुरू हुआ है। वो बोलने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आवाज आई। सुनहरी पोशाकें, लाल मुहर वाला दस्तावेज, इंपीरियल इंस्पेक्शन ब्यूरो। मुख्य निरीक्षक ने कड़क स्वर में कहा, युआन एलारा, आपको राजद्रोह में सहायता के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है। कल रात जलने वाले गोदाम में आपकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। कैल आगे बढ़ा, ये झूठ है। मैंने उसे आदेश दिया था, जनरल शेन कैल। निरीक्षक ने बीच में काटा, आप पर भी सवाल उठेंगे। गोदाम में मिली निशानी आपके घराने की मुहर लिए हुए थी। आप हमारे साथ चलिए। एक पल को सब कुछ थम गया। लियाना, जो अभी अभी होश में आई थी, कमरे के दरवाजे तक आ गई। रुको, एलारा ने मेरी जान बचाई थी, वो चिल्लाई। लेकिन पहरेदारों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एलारा के हाथ बांध दिए, रस्सी की खुरदरी पकड़ उसकी त्वचा चीरती हुई। कैल की आंखों में झलकता असहाय गुस्सा और लियाना की आवाज, कापती, रोती, उसे मत ले जाओ। पर कोई नहीं रुका। कैदखाना ठंडा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। एलारा को कोठरी के कोने में धकेला गया और दरवाजा बंद हो गया। वो दीवार से टिककर बैठी, हाथ अभी भी बंधे हुए। उसका दिमाग घूम रहा था, कौन सा कदम गलत गया, किसने देखा। उसने याद किया, वो छाया, वो नकाबपोश। वो अकेला नहीं था। वहां दो और परछाइयां हिली थी, जब वो आग लगाकर भागी थी। मतलब, उन्होंने पहले से सब तय कर रखा था। वो चाहते थे कि कोई बाहर से आए, कुछ जलाए, ताकि दोष उसी पर गिरे। एक ठंडी हंसी उसके होठों से निकली। तो अब वही खेल दोहराया जा रहा है। एक धीमी आवाज दरवाजे के पास से आई, तुम बहुत कुछ जानती हो, युआन एलारा। वो सिर उठाकर देखी, लोहे की सलाखों के उस पार खड़ा था वही निरीक्षक। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत। तुम सोचती हो तुम शिकार हो, उसने कहा। पर शायद तुम खुद शिकारी रही हो। युवराज के जहर का फॉर्मूला, वही ग्रंथ, सब तुम्हारे हाथों से गुजरा था, है ना? एलारा ने सीधा देखा। मुझे फंसाने का ये नया तरीका है? पुराने झूठ अब काम नहीं करेंगे। पुराने, वो मुस्कराया। ये समाज 1000 साल पुराना है, और वो अब भी वही तरीका अपनाता है, सत्य को जहर बनाना। वो और झुका। कभी सोचा, युआन एलारा, तुम्हें 2 बार जिंदगी क्यों मिली? उसकी सांस अटक गई। वो हंसा। तुम्हें लगता है ये संयोग है? सर्प के ग्रंथ में जो लिखा है, वो सिर्फ दवा नहीं, वो कुंजी है। जो इसे समझ ले, उसे मृत्यु से लौटने की शक्ति मिलती है। एलारा ने सिर झटक दिया। तुम पागल हो। शायद, वो बोला, पर तुम इसकी जीती जागती मिसाल हो। वो एक पल ठहरा, फिर झुककर बोला, ब्लैक टर्टल सोसाइटी तुम्हें नहीं मारेगी। वो तुम्हें वापस बुलाएगी। वो चला गया। एलारा के सीने में ठंडक उतर गई। उसने दीवार से सिर टिकाया, सांस लेने की कोशिश की। उसका मन अब साफ था। उसे फंसाया जा रहा था, पर उसका दुश्मन अब सिर्फ इंसान नहीं था। कुछ गहरा, पुराना और जिंदा चीज उसके पीछे थी। 3 रातें बीती। तीसरी रात दरवाजे की कुंडी खटकी। एलारा चौकन्नी हो गई। अंदर एक हाथ आया, कैल का। चुप रहो, उसने फुसफुसाया। उसने ताले में पतली चाबी घुमाई, दरवाजा खुल गया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। आधे पहरेदार बदल चुके हैं। किसी ने मेरे दस्तावेज जला दिए, अब मैं भी संदिग्ध हूं। तो हम दोनों भगोड़े हैं, एलारा ने धीमे से कहा। कैल ने उसे देखा, आंखों में वो ठंडा, शांत दृढ़ निश्चय। तुमने कहा था, सर्प का सिर अभी जिंदा है। मैंने उसके नाम की पहली परत खोज ली है, गवर्नर हान। वो दरबार में सोसाइटी का मुखिया है। और कल सुबह वो सम्राट से मिलने जा रहा है। एलारा ने कहा,
तो हमें सुबह से पहले वहां पहुंचना होगा। कैल ने सिर हिलाया। मुझे पता है एक रास्ता, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो अब की बार कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। एलारा की मुस्कान हल्की थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। मैं तो वैसे भी मर चुकी हूं, कैल। अब बस हिसाब बाकी है। वो दोनों अंधेरे गलियारे में निकल पड़े, हर मोड़ पर खतरा, हर सांस में योजना। और बाहर शहर का आसमान फिर धुएं से भरने वाला था। महल की तरफ जाती वो सड़क हमेशा की तरह जगमगा रही थी, पर उस रात रोशनी में कुछ बेचैनी थी। हर खंभे पर मशालें झिलमिला रही थी और हवा में धूप की तीखी गंध तैर रही थी, मानो कोई पाप छिपाने की कोशिश हो रही हो। एलारा और कैल दोनों ने नौकरों के कपड़े पहने थे। कैल ने उसके सिर पर झुकी हुई टोपी ठीक की। आंखें नीचे रखो। गार्ड चेहरों को नहीं, चाल को पहचानते हैं। वो सिर हिलाकर आगे बढ़ी। महल के पिछले हिस्से में जाने वाला गुप्त रास्ता वही था जहां से औषधि भंडार में जड़ी बूटियां पहुंचाई जाती थी। कैल ने कहा, हम इस गलियारे से सीधे इंपीरियल गार्डन तक जा सकते हैं, वहां से ऑडियंस हॉल। लेकिन हमें एक ही मौका मिलेगा। उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी भीतर एक ठंडा संकल्प था। हर कदम उसे अपने अतीत की तरफ ले जा रहा था, उसी महल की ओर जहां 4 साल पहले उसका नाम मिटा दिया गया था। वो फिर लौट रही थी, इस बार अपने नाम को वापस लेने। ऑडियंस हॉल सोने की तरह चमक रहा था। दीवारों पर लटकते पर्दे, लाल कालीन और सैकड़ों दियों की रोशनी। सम्राट अब भी पर्दे के पीछे बैठता था। उसकी सेहत कमजोर बताई जाती थी, पर उसका शब्द अब भी कानून था। हॉल में कई अधिकारी थे, और उनमें सबसे आगे गवर्नर हान झाओ। ऊंचा, शालीन, सफेद पोशाक में। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे हर दरवाजा उसके नाम पर खुलता हो। पर एलारा ने उसकी गर्दन के पीछे कुछ देखा, एक छोटा, नीला टैटू, कछुए के आकार का। कैल ने धीमे स्वर में कहा, वही निशान। उसने हाँ में सिर हिलाया। ब्लैक टर्टल सोसाइटी का मुखिया। दरबार शुरू हुआ। हान झाओ आगे बढ़ा, उसकी आवाज धीमी मगर असरदार। महाराज, हमें विद्रोहियों के नेटवर्क का पता चल गया है। गोदाम जलाने वाली स्त्री पकड़ी गई थी, पर उसके साथी कई नामी लोगों के घरों में अब भी छिपे हैं। मुझे अनुमति दी जाए कि मैं उन्हें पकड़ने के आदेश जारी कर दूं। कैल का चेहरा कठोर हो गया। वो तुम्हारा झूठ दोहरा रहा है, उसने फुसफुसाया। वो हमें खुलेआम फंसा देगा। एलारा ने कहा, अगर हम अब चुप रहे तो अगली लाश हमारी होगी। वो उठ खड़ी हुई, भीड़ में छिपी रहकर हॉल के भीतर बढ़ी। पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया, हर कोई सम्राट की आवाज सुनने को झुका हुआ था। जब हान झाओ ने झुककर प्रणाम किया, एलारा ने कदम बढ़ाया। रुको, उसकी आवाज गूंजी। सैकड़ों सिर एक साथ घूमे। एक स्त्री, नौकरों के कपड़ों में, चेहरे से धूल टपकती, पर आंखों में आग। वो आगे बढ़ी, घुटनों तक फटी चादर में, और सीधे हान झाओ की ओर देखती हुई बोली, मैं युआन एलारा हूं, वो वैद्य जिसे तुमने झूठे मुकदमे में जलवा दिया था। हॉल में सन्नाटा फैल गया। गवर्नर के होठों पर धीमी मुस्कान आई। फिर से एक भूत, उसने कहा। कितनी बार मरोगी, वैद्य? एलारा ने जेब से तीर निकाला और ऊंचा उठा दिया। ये वही तीर है जो तुम्हारे गोदाम से मिला, जिस पर शाही निशान खुदा है, जिससे युवराज की हत्या हुई थी, और जिस पर तुम्हारा परिवार का प्रतीक खुदा है। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। 4 साल पहले तुमने उस जहर का इस्तेमाल किया जो सर्प की फुसफुसाहट के ग्रंथ से बना था। तुमने उसे दरबार में लाने दिया, फिर दोष मुझ पर डाल दिया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। गवर्नर की मुस्कान गायब हो गई। ये सबूत एक जलते गोदाम से मिला, उसने कहा। और गवाह? कोई नहीं। गवाह है, पीछे से आवाज आई। सभी मुड़े। वो लियाना थी, कमजोर पर सीधी। उसके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। मैंने अपनी चाची की चीजों में ये पाया, उसने कहा। उसने डिब्बा खोला, अंदर वही चांदी की पिन थी, कछुए के आकार की। उसके भीतर एक खोखली जगह, और उसके भीतर नीले ऑर्किड के पाउडर की परत। वो उसी समाज की सदस्य थी जिसके मुखिया गवर्नर हान है, लियाना ने कहा। और मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी।
कमरा जैसे सांस रोककर देख रहा था। कैल आगे बढ़ा, तीर और पिन को सम्राट के सलाहकारों के सामने रखा। दो अलग अलग जगहों से मिले निशान, एक ही प्रतीक, एक ही जहर। सम्राट की पर्दे के पीछे से खांसी की आवाज आई। हान झाओ, एक कमजोर मगर कठोर स्वर में कहा गया, अगर ये सच है तो तुम्हारा गला तुम्हारे ही अपराधों का भार नहीं सह पाएगा। हान झाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जेब में हाथ डाला। एलारा समझ गई क्या होने वाला है। वो कुछ करने वाला है। उसने चिल्लाया। वो आदमी चीता बन गया। तेजी से अपनी आस्तीन से एक नीली शीशी निकाली, ढक्कन खोला और पी गया। पल भर में उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें फैल गईं। वो हंसा, हिचकी जैसी आवाज के साथ, ब्लैक टर्टल मरता नहीं, वो बस खोल बदलता है। और जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से धुआं उठा, नीला और मीठा, वही जहर जो कभी युवराज को मार चुका था। पहरेदारों में अफरातफरी मच गई। कैल ने झुककर देखा, वो गया। एलारा ने कहा, नहीं, ये सिर्फ खोल है। वो मरकर किसी और शरीर में जाएगा। यही उनका रहस्य है। सम्राट का स्वर फिर गूंजा, उसकी संपत्ति जब्त की जाए। ब्लैक टर्टल सोसाइटी के हर सदस्य की खोज की जाए। भीड़ शोर में बदल गई। पहरेदार हॉल से दौड़ते हुए निकले। और इस सब के बीच एलारा वहां खड़ी थी, थकी हुई पर अब हल्की। 4 साल का बोझ एक पल के भीतर उतर गया। कैल उसके पास आया। तुमने सब कुछ उलट दिया, उसने कहा। नहीं, वो बोली, मैंने बस आग दिखाई। राख अभी बाकी है। उसकी आंखें खिड़की से बाहर थीं। आकाश धुंधला था, पर कहीं दूर हल्की रोशनी झलक रही थी। वो जानती थी, हान झाओ का मरना अंत नहीं था। कोई और उस नीले धुएं में सांस ले चुका था। और खेल अब और गहरा हो गया था। महल के भीतर शोर ठंडा पड़ा, लेकिन हवा अब भी भारी थी। धूप की गंध में कुछ ऐसा मिला था जो गले में अटक जाता था। गवर्नर हान का शव हटाया जा चुका था, पर उसकी बात अब भी गूंज रही थी। ब्लैक टर्टल मरता नहीं, वो बस खोल बदलता है। एलारा सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ अब भी कांप रहे थे। कैल पास खड़ा था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बोला। लियाना को महल के वैद्य ले गए थे। जहर की गंध अब भी उसके कपड़ों में थी। थोड़ी देर बाद सम्राट का दूत आया। महाराज ने आपको बुलाया है, उसने कहा। कैल ने झट से एलारा की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? वो मुस्कुराई, थकी हुई पर साफ। शायद अब से ज्यादा कभी नहीं रहूंगी। राजमहल के भीतर का हिस्सा जैसे किसी और दुनिया का था। मंद रोशनी, सुगंधित धूप और चुपचाप खड़े नौकर जिनकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। पर्दे के पीछे सम्राट बैठा था, कमजोर, पर उसकी आवाज अब भी आदेश जैसी लगती थी। युआन एलारा, उसने कहा, तुम्हारा नाम 4 साल पहले मिटा दिया गया था। आज वही नाम मेरे सामने खड़ा है, और मैं चाहता हूं कि सच जाना जाए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सर्प की फुसफुसाहट असल में क्या है? एलारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये सिर्फ एक जहर नहीं है, महाराज। ये जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है। जिसने इसे बनाया था, उसने माना कि मनुष्य को 2 बार जीने का हक हो सकता है, अगर वो सर्प के जहर से गुजरे और जिंदा बचे। असंभव, कैल बड़बड़ाया। ऐसा कोई शरीर नहीं जो जहर झेल सके। एलारा ने उसकी ओर देखा। मैं हूं। कमरा सन्न हो गया। सम्राट के पर्दे के पीछे छाया हल्की सी हिली। तुम्हारा मतलब? 4 साल पहले जब मुझे आग में डाला गया था, मुझे मौत मिली, या मिलनी चाहिए थी। लेकिन किसी ने मेरे शरीर पर वही औषधि लगाई जो सर्प की फुसफुसाहट के ग्रंथ में बताई गई थी। नीले ऑर्किड का अर्क और हड्डियों से निकाला गया मरकरी मिश्रण। इससे मेरा शरीर मरकर भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। जब मैं जागी, मैं 4 साल पीछे लौट चुकी थी। कैल ने अविश्वास से देखा। तो तुम सच में? हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसने मौत को देखा और लौट आई। लेकिन लौटने की कीमत भी दी। हर रात जब मैं सोती हूँ, मेरे भीतर कोई सांप रेंगता है, यादें, जहर, या शायद वो आत्मा जो कभी मरी ही नहीं। सम्राट ने लंबी सांस ली। तो ये वही ज्ञान है जिसके लिए ब्लैक टर्टल सोसाइटी सब कुछ दांव पर लगा रही थी। अमरता। हाँ, एलारा बोली,
पर ये अमरता नहीं, यातना है। हर बार लौटने पर इंसान थोड़ा कम इंसान रह जाता है। और यही उनका उद्देश्य है, ऐसे लोगों की फौज बनाना जो न दर्द महसूस करें, न डर। कैल की आवाज धीमी थी, यानी सर्प का जहर मनुष्य को शाश्वत नहीं बनाता, उसे खोखला बना देता है। सही कहा। सम्राट की परछाई स्थिर रही। तो बताओ, युआन एलारा, क्या तुम्हारे पास इस शाप को रोकने का उपाय है? एलारा ने जेब से एक छोटी शीशी निकाली, पारदर्शी, पर भीतर नीला धुआं घूम रहा था। ग्रंथ में इसका जिक्र है, ड्रैगन का आंसू। ये वही दवा है जो जहर को पलट देती है। लेकिन इसकी कीमत है, वो जीवन जो जहर से मिला था, वो वापस ले लेती है। कैल समझ गया। अगर तुम ये पियोगी, तो तुम मर जाओगी। वो मुस्कराई। या शायद आखिरकार मर पाऊंगी। सम्राट ने धीरे से सिर झुकाया। अगर यही तुम्हारा निर्णय है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर जान लो, तुम्हारा नाम फिर कभी मिटाया नहीं जाएगा। एलारा ने शीशी को देखा, रोशनी उसमें टूटती रही, नीले से सफेद, सफेद से लगभग सुनहरी। फिर उसने कहा, कैल, लियाना का ध्यान रखना। उसे वो सर्प कभी न छू सके। कैल ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में फंस गए। वो सिर्फ देखता रहा जब एलारा ने शीशी होठों से लगाई। तरल ठंडा था, जैसे बर्फ और आग एक साथ गले से उतरे हों। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर शरीर में ज्वार सा उठा। उसकी नसें नीली पड़ने लगीं, सांसें तेज, फिर धीमी, फिर ठहर गई। कैल झुक गया, उसे थाम लिया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबी, अधूरी यात्रा का अंत देख लिया हो। एक आखिरी सांस के साथ उसने कहा, अब वो सर मेरे अंदर नहीं है। और चुप्पी। सुबह जब सूरज निकला, महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। बाग में वही नीले ऑर्किड के फूल हवा में डोल रहे थे। कैल वहीं खड़ा था, उसकी कब्र के सामने, हाथ में वही फटी हुई बांस की पट्टियां। उसने उन्हें देखा, फिर बुदबुदाया, शायद उसने सच में जहर को हराया नहीं। उसे समझ लिया। हवा चली, और एक नीला पंखुड़ी का टुकड़ा उड़ा, उसके कंधे पर आकर ठहर गया। उसने ऊपर देखा। सूरज की किरण में कुछ पल के लिए नीला धुआं झिलमिलाया, हल्का, लगभग मुस्कुराता हुआ। वो मुस्कराया। शांति से जाओ, एलारा। और धीरे धीरे नीला धुआं हवा में घुल गया। 6 महीने बीत चुके थे। सर्दियां उतर आई थी, और राजधानी की गलियां फिर से वही पुरानी लगने लगी थी। भीड़, व्यापार, गपशप। लेकिन शैन मैनर अब भी अजीब तरह की खामोशी से भरा था। कैल अक्सर देर रात तक अपने अध्ययन में बैठा रहता। दियों की लौ के सामने खुला वही पुराना एक्सयूएनजी बेन सीएओ, अब आधा जला हुआ, किनारे स्याही से धुंधले। वो बार बार उसी पृष्ठ पर लौट आता जहां लिखा था, सर्प मरता नहीं, वो अपना रूप बदलता है। कभी कभी उसे लगता, एलारा उसके पीछे खड़ी है, जैसे वो धीमी आवाज में कह रही हो, जहर का राज सिर्फ उसे पता चलता है जो उसका दर्द झेल चुका हो। वो सोचता था कि शायद अब सब खत्म हो गया है। फिर एक शाम, जब बर्फ की पहली फुहारें गिर रही थी, लियाना उसके कमरे में आई। उसका चेहरा थोड़ा बेहतर था, पर आंखों के नीचे वही पुराने साए। उसके हाथ में एक छोटा कपड़ा था, जिसे उसने सावधानी से खोला। अंदर एक सूखी जड़ी थी, नीली, मगर चमकती नहीं, बल्कि अंधेरे में हल्की धड़कन सी दे रही थी। मैं इसे पुराने बाग में मिली, उसने कहा, जहां एलारा, जहां उसका दाह संस्कार हुआ था। वहां अब कोई फूल नहीं उगता, सिर्फ ये। कैल ने झुककर देखा। उसकी उंगलियों ने जड़ी को छुआ। वो ठंडी थी, लेकिन उसके छूते ही हल्की धड़क उठी, जैसे उसमें अब भी किसी का दिल धड़क रहा हो। ये ऑर्किड नहीं है, उसने फुसफुसाया। ये कुछ और है, कोई नई प्रजाति। पर इसमें वही गंध है, नीले जहर की। लियाना ने कहा, तो क्या उसने? कैल ने आंखें बंद की। शायद वो सच में गई नहीं। शायद उसने बस अपने जहर को मिट्टी में छोड़ दिया। और अब ये उसकी अगली सांस है। वो दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें एक सपना बताया था, याद है? आग के बीच उसकी आवाज। उसने कहा था कि जब सर पूरी तरह मर जाए, तब इंसान को अपनी सच्ची दवा मिलती है।
शायद वो दवा यही है। कैल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अजीब, गहरी जिज्ञासा। अगर ये सच है, उसने कहा, तो एलारा ने मौत को हराया नहीं, उसे दिशा दी है। उसने जड़ी को एक शीशी में रखा, मोम से सील किया। हम इसे छिपा कर रखेंगे, उसने कहा। दुनिया को अभी इस जहर की जरूरत नहीं है। लियाना ने सिर हिलाया। लेकिन जब वो कमरे से निकली, उसने शीशी को आखिरी बार देखा और उसे लगा, अंदर का नीला प्रकाश एक पल के लिए उसकी ओर झपका। जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, मैं यहीं हूं। रात को कैल देर तक जागता रहा। बाहर हवा में बर्फ थी, भीतर उसके विचारों में आग। वो खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखा। नीले तारे झिलमिला रहे थे, सात की कतार में, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक टर्टल सोसाइटी का प्रतीक। वो बुदबुदाया, कहते हैं, सर्प की आत्मा कभी मरती नहीं, पर शायद कुछ आत्माएं उसका रूप बदलकर लौट आती हैं, इलाज बनकर। उसी वक्त हवा के झोंके ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में उसे कुछ सुनाई दिया, बहुत हल्का, लगभग फुसफुसाहट। कैल। वो पलटा। कमरा खाली था। बस मेज पर रखी शीशी हल्के नीले रंग में चमक रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन उस कांच के भीतर अब भी चल रही हो। वो मुस्कराया, थका हुआ, मगर स्ट्रेंजली शांत। तुम सच में नहीं गई, एलारा, उसने कहा। तुम बस किसी और रूप में लौट आई हो। बाहर बर्फ गिरती रही, सब कुछ सफेद कर देने वाली। और भीतर एक नीली चमक जलती रही, छोटी, जिद्दी, अमर। समाप्त।